स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। पिछले वाले वीडियो में हमने जो मॉडल पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसका सेक्शन ए और सेक्शन बी हल कर लिया था। आज बात करेंगे बच्चों सेक्शन सी और सेक्शन डी की। ये जो पेपर है पूरा बोर्ड पेपर के आधार पर आधारित है। तो इस पेपर को हल करने के बाद में आपको बोर्ड में किस प्रकार का पेपर आएगा और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं उसका भी एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन सी की क्वेश्चन नंबर 16 से। खंड स का प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर का होने वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दे रखा है आपको 10 से 25, इस प्रकार से 85 से 100 तक, और बारंबारता दे रखी है 2, 3, 7, 6, 6, 6। तो इसका समांतर माध्य अपन को कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है। तो इसका हल देखते हैं। तो यह है इसका बच्चों वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, इस प्रकार से इसमें 15-15 का अंतर आ रहा है और बारंबारता आपको दे रखी है। तो कल्पित माध्य विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य मान निकालते हैं। तो 10 और 25 को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं, यानी कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देने पर क्या होगा बच्चों, वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मध्य मान आ जाएगा। तो 10 और 25 का योग होता है बच्चों 35। 35 में अगर 2 का भाग देंगे अपन तो अपने पास आएगा 17.5। इसी प्रकार से 40 और 25 का योग होता है बच्चों 65, और 65 में अगर भाग लगाते हैं तो आएगा आपके पास 32.5। इसी प्रकार से 40, 55, 55, 70 इनको जोड़कर इनमें 2 का भाग देंगे तो आपको क्रमशः 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5 प्राप्त होगा। अब कल्पित माध्य विधि में आपको एक कोई भी मध्य मान यानी कि बीच का कोई भी मान आपको कल्पित माध्य के रूप में मानना होता है। तो मैंने मान लिया a बराबर 47.5। तो इसमें अगला क्रम में क्या करते हैं, इस वर्ग चिन्ह में से जो कल्पित माध्य माना है आपने उसको घटाना रहता है। तो a घटाना है, a बराबर कितना माना आपने 47.5। तो ये लिख दिया बच्चों 47.5। x में से क्या करना है आपको 47.5 माइनस करना है। तो 17.5 में से अगर 47.5 जाएगा बच्चों तो ये बचेगा आपके पास माइनस 30.30। इसी प्रकार से 32.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 15। 47.5 में 47.5 गया तो आपके पास 0। 62.5 में से 47.5 जाएगा बच्चों तो ये बचेगा प्लस का 15। इसी प्रकार से आएगा प्लस का 30 और इसी प्रकार से आएगा प्लस का 45। अब क्या करते हैं, वो समांतर माध्य वाली विधि में बारंबारता का x से गुणा करते थे। तो इसमें अपन ने क्या ज्ञात किया, d ज्ञात किया। तो क्या करेंगे, इसमें बारंबारता को d से गुणा करेंगे। तो 2 × माइनस का 30 करेंगे तो बच्चों माइनस का 60 आएगा। इसी प्रकार 3 × d का मान क्या है -15। -15 से अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 45। 7 को 0 से गुणा किया तो क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। 6 को 15 से गुणा करेंगे तो 6×15 90 आएगा। 6 को 30 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 180, और 6 को अगर 45 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके पास 270। कितना आएगा बच्चों 270 प्राप्त होगा। अब क्या करते हैं, एक तो बारंबारता का योग यानी कि सिग्मा एफ निकालते हैं। तो सिग्मा एफ यह आएगा आपके पास जोड़ने पर 30 आएगा। 2, 3, 5, 7, 12, 18, 24 और 6 30 आ गया। इसी प्रकार सिग्मा एफ डी निकालते हैं। सिग्मा एफ और डी इसको जोड़ने पर देखो माइनस का 60 है, माइनस का 45 है, प्लस का 90, 180 और प्लस का 270। इसको अगर जोड़ेंगे बच्चों तो आएगा आपके पास 435 के बराबर। कितना आएगा 435। तो आपने कल्पित माध्य विधि से सूत्र पढ़ रखा है, समांतर माध्य x बार बराबर होता है कल्पित माध्य a प्लस सिग्मा एफ डी बटा
सिग्मा एफ। तो कल्पित माध्य कितना माना है आपने 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है आपके पास 435, ये आ गया 435 बटा सिग्मा एफ का मान है बच्चों 30, या क्या 30। तो 47.5 प्लस 435 को अगर 30 से अगर विभाजित करते हैं बच्चों तो ये आएगा 14.5। कितना आएगा 14.5 के पास आएगा। अब इसको अगर योग करेंगे तो ये आ जाएगा 62। तो दी गई बारंबारता का कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य कितना आ गया बच्चों, समांतर माध्य x का बार बराबर कितना है आपके पास 62 आंसर प्राप्त हुआ है। इसी में इसका एक और अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, वो भी देखते हैं। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। तो भार दे रखा है किलो में, 40 से 45 की बारंबारता है, मतलब वर्ग अंतराल है, 45 से 50, 50 से 55, इस प्रकार से आपको 70 से 75 तक दे रखा है। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 3, 5, 10, 8, 7, 4, 3। तो आपको क्या करना है, माध्यक भार ज्ञात करना है, यानी कि मीडियन जो है आपको प्राप्त करना है। क्या करना है बच्चों, स्टूडेंट्स का मीडियन वेट आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका हल देखते हैं। तो भार केजी में 40 से 45, इस प्रकार से इसका वर्ग अंतराल लिख लिया। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। जब भी आपको माध्य ज्ञात करना होता है बच्चों, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता का शॉर्ट में लिखते हैं CF से। इसमें क्या होता है, योग करके लिखते हैं, 3 का 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 8, 8 और 10 इसी प्रकार से 18, 18 और 8 26, 26 और 7 हो जाएगा आपके पास 33, 33 में 4 कितना हो जाएगा 37, और 37 3 40। उसने पहले दे रखा है कि टोटल संख्या कितनी है 40 है। तो इसको लिखते हैं सिग्मा एफ या फिर एन भी बोलते हैं। इसका योग दे रखा है आपको पास 40। आज जब भी माध्यक निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं n/2, यानी कि 40/2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 20 आएगा। अब देखो संचयी बारंबारता में 20 से ठीक अधिक वर्ग की बारंबारता चेक करते हैं। 20 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता यानी कि CF वाला वर्ग देखते हैं। तो इसमें ठीक अधिक वाला वर्ग कौन सा आ रहा है बच्चों, ये वाला आ रहा है 26, 8 और 55 से 60। तो इसका माध्यक वर्ग कौन सा आ जाएगा, माध्यक वर्ग आपका आएगा 55 से 60 वाला। तो अब इसका सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का मान क्या हुआ, जो माध्यक वर्ग प्राप्त हुआ उसका मान, तो L बराबर निम्न सीमा, L क्या है आपकी निम्न सीमा है। n/2 का मान आपके पास आ गया है। CF का मतलब होता है बच्चों ये जो मान आया है इसके ठीक पूर्व की बारंबारता, n/2 जो आया है आपके उसके ठीक पूर्व 26 आ रहा है, 26 के ठीक पूर्व क्या है 18 है। तो CF का मतलब कितना आ जाएगा आपके पास 18। H का मतलब वर्ग अंतराल है, कितना वर्ग अंतराल है बच्चों 5 का है। और F का मतलब क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है आपके पास 8 है। अब मान रखते हैं तो माध्यक बराबर हो जाएगा L का मतलब 55 प्लस n/2 का मतलब कितना है आपके पास 40/2 यानी कि 20 माइनस CF कितना है आपके पास 18 बटे F का मान आया आपके पास 8 इंटू 5। इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 55 प्लस 20 में से 18 गया तो 2/8 इंटू 5। तो 2 से ये कट गया 4 बार, 4 का भाग अगर 5 में देंगे तो ये आएगा 1.25 के आसपास, मतलब 1.25। तो इसको ऐड करेंगे अगर 55 प्लस 1.25, 55 प्लस 1.25 तो ये आ गया आपके पास
56.25। कितना आ गया बच्चों? 56.25। तो आपका माध्यक कितना प्राप्त हुआ? 56.25। तो इसको एक आसान विधि है। सबसे पहले क्या करना है, संचय बारंबारता निकालनी है। इसमें जो भी f दे रखा है उसका f/2 करना है, हमने n/2 करना है। जो भी मान आएगा उसका ठीक अधिक संचय बारंबारता वाला वर्ग का चयन करेंगे। उस वर्ग के आधार पर माध्यक का सूत्र लगाएंगे, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रथम 100 प्राकृत संख्या लिखनी है। आपको पता है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं ये हो जाएगी 1, 2, 3, इस प्रकार से कहाँ तक दे रखी है आपको? 100 तक दे रखी है। तो इनका आपको क्या करना है बच्चों? योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में इसमें प्रथम पद क्या है? a बराबर 1 दे रखा है। सार्वंतर d बराबर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद आपको पता है। तो समांतर श्रेणी का योग होता है Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, उसको बोलते हैं nवां पद बोल दो या l बोल दो। तो प्रथम पद दे रखा है आपको 1 an, मतलब अंतिम पद दे रखा है आपको 100 और पदों की संख्या भी आपको दे रखी है बच्चों। कितनी दे रखी है इसमें? 100 दे रखी है। तो n बराबर में कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपके पास n/2 यानी कि 100/2 1 प्लस 100। तो 100/2 करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों? 50 इंटू 101। और 50 को अगर 101 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा? 5050। 50 इंटू 101 किया तो 5050। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ गया बच्चों? S100 इज इक्वल टू 5050 आपको प्राप्त हुआ। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, AP का प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 1 व 11 है। यदि इनके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी इसी जो है फॉर्मूले के आधार पर हल कर सकते हैं। देखो इस प्रश्न में आपको प्रथम पद a बराबर दे रखा है 1, अंतिम पद यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है, इसमें आपको an बराबर 11 है। यदि पदों का योगफल कितना है? S11 इज इक्वल टू 36 है। तो क्या ज्ञात करना है आपको? n ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an। Sn का मान कितना है बच्चों? 36 बराबर n/2, a का मतलब 1, an का मतलब 11। तो वज्र गुणा करेंगे इसको, 36 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस 11 कितना? 12n। तो n बराबर 72/12। तो n का मान कितना आ गया बच्चों? 6। तो इसमें कितने पद है समांतर श्रेणी में? 6 पद हैं जिनका योगफल कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। इस प्रकार से Sn का जब प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद का सूत्र लगाकर योगफल ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का योगफल का एक और सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस आधार पर भी योगफल ज्ञात करते हैं जब समांतर श्रेणी दे रखी हो और सार अंतर का उसमें उपयोग करना हो। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दे रखा है, बिंदुओं P-3,4 और Q4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको दो बिंदु दे रखे बच्चों, एक दे रखा है P और एक दे रखा है Q। Q है 4,5 और P है आपका -3,4। इसको समान 3 भागों में बांटना है तो मैंने ये बांट दिया। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, समान 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ से इधर रेखा 2 भाग है और इधर 1 भाग है। तो A बिंदु
इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x1 y1, इसके मान लिए x2 y2। अगर मान लो कोई रेखा, ये रेखा कोई 9 सेंटीमीटर लंबी है, इसको मेरे को 3 भागों में बांटना है, तो ये 3 3 3, तो अनुपात कितना आ गया 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तो इस बिंदु के मैं इधर देखता हूँ तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर इस बिंदु के सापेक्ष में अगर अनुपात देखता हूँ तो 1 1 2 इधर होगा और यहाँ से 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु ए, सबसे पहले बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बिंदु ए रेखाखंड PQ को 1 और 2 भाग इधर है, तो 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, तो ये P आपका है, ये Q और ये A है, तो ये किस में बांटेगा 1 अनुपात 2 में इसको बांटेगा। तो ये -3,4 है, ये आपका 4,5 है। तो आपने निर्देशांक का सूत्र पढ़ रखा है, x1 बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। इसी प्रकार से y का भी सूत्र है, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, m का मतलब प्रथम अनुपात, ये m अनुपात n लिखते हैं। प्रथम अनुपात को x2 मतलब दूसरे निर्देशांक से गुणा करना है, तो 1 × 4 प्लस 2 × पहला 2 × -3 बटा अनुपात का योग 1 + 2। तो ये आ जाएगा बच्चों 4 - 6/3, तो -2/3। x1 कितना आ गया इसमें -2/3। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, y1 भी निकालना है। तो y1 बराबर सेम सूत्र हो जाएगा my2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। तो my2 यानी कि 1 × 5, 1 × 5 प्लस 2 × 4 बटा 1 + 2, तो 5 + 8/3, ये आ गया बच्चों आपके पास 13/3। तो पहला बिंदु क्या आ गया आपको पास, बिंदु ए के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, -2,3, 13/3 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार आपको बी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो बी के लिए क्या होगा, इधर तो 2 अनुपात आएगा और इधर 1 अनुपात आएगा। तो यह लिखना है आपको, बिंदु बी रेखाखंड PQ को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये आपका PQ है, ये आपका B बिंदु है, इधर अनुपात 2 है, इधर 1 है। PQ के 4,5 है और P के -3,4 है। तो सूत्र का उपयोग वही करना है। तो x2 बराबर हो जाएगा m वही x2 और n x1। तो ये अनुपात को बोलते हैं m, इसको बोलते हैं n। 2 का गुणा किससे करना है बच्चों, 4 से करना है। तो 2 × 4 प्लस 1 × -3 बटा 1 + 2, तो x2 बराबर आ जाएगा 8 - 3/3। 8 में से 3 गया तो 5/3 आ गया। आपको निकालना है y2। y2 के लिए भी सेम प्रोसेस है, 2 का गुणा करेंगे 5 से, 2 × 5 प्लस 1 का गुणा 4 से, 1 × 4 अनुपात का योग, तो 2 + 1, 2 + 1 या 1 + 2 बात एक ही है। ये होगा 10 प्लस 1 × 4 4/3, तो ये आ गया 14/3। तो बी बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, बिंदु बी के निर्देशांक क्या आ गया आपके पास, 5/3, 14/3। इस प्रकार से जो है किस भाग में ये बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित कर रहे हैं, उस अनुपात का उपयोग करके
अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे, उस सूत्र के आधार पर आप निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 और -2, -3 को अंतः विभाजित करता है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये अंतः विभाजित कर रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात ज्ञात करने के बाद में P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ये आपका रेखाखंड मान लिया मैंने AB, A के निर्देशांक है -5, -4 और B के निर्देशांक है बच्चों -2, 3। ये कोई बिंदु है -3, P, इसको मान लिया मैंने O बिंदु। ये O बिंदु जो है -3, P, इस रेखाखंड को मैंने मान लिया M/M में विभाजित करता है। यहाँ लिखना है आपको, माना बिंदु O -3, P रेखाखंड AB को M/N में अंतः विभाजित करता है। तो अब इसके निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको x का मान दे रखा है, y का ज्ञात करना है। तो x के निर्देशांक की सहायता से पहले क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। तो आपने x का सूत्र पढ़ रखा है, x निर्देशांक बराबर होता है mx2 + nx1 बटा m + n। x का मान कितना है, -3 बराबर m, x2 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस n x1 यानी कि -5 बटा m + n। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो बटे की संख्या से इधर गुणा करेंगे, तो -3 × m + n, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3m और -2n बराबर ये आ गया -2m और -5n। अब क्या करना है आपको, mm को एक तरफ लेना है और nn को एक तरफ लेना है। तो देखो इधर क्या है आपके पास, मैं m को एक तरफ लाता हूँ, तो ये -3m है, 2m इधर है तो +2m बराबर इधर बचा -5n, 2n माइनस का इधर आया तो +2n। तो ये आ जाएगा आपके पास -m बराबर -2, 5 में से 2 गया तो -3n। तो आपको ज्ञात करना है m/n, तो m/n आपको फाइंड करना है। तो यहाँ बचा -3, मैंने यहाँ से माइनस बटे में भेज दिया तो -1 का बटे में गया। तो ये अनुपात कितना आ गया बच्चों, 3/1, यानी कि अनुपात कितना आ गया आपका m/n बराबर 3/1। अब आपको क्या प्राप्त हो गया, अनुपात प्राप्त हो चुका है। इसमें यहाँ एक त्रुटि हो चुकी है, देखो m + n को इधर गुणा करेंगे तो 3m और 3n आएगा, तो यहाँ भी 3n आएगा। तो 3n को अगर पक्षांतरण करेंगे, 3n का अगर ये 2m इधर आ गया, सही है, तो 3m का इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का कितना आएगा बच्चों, 3m आएगा। तो 5 में से 3 गया तो यहाँ बचेगा आपके पास 2n, तो यहाँ कितना आएगा 2, तो यहाँ भी 2 आएगा। तो यह आ जाएगा आपके पास 2:1। क्या प्राप्त होगा आपको, m/1 क्या आ गया बच्चों, 2:1 आ चुका है। अब इस अनुपात की सहायता से क्या करना है आपको, p के निर्देशांक निकालने हैं। तो y बराबर होता है my2 + ny1 बटा m + n। तो y की जगह क्या है आपका p है, p बराबर m का जो मान आया 2:1 आया, यानी कि 2 को गुणा करना है 3 से, 2 × 3 प्लस दूसरा अनुपात है n, n का मान 1 है, 1 × -4/2 + 1। तो p बराबर आ जाएगा 6 - 4/3, 6 में से 4 गया 2, तो 2/3। तो p के निर्देशांक कितने आ गए बच्चों, 2/3 आ गए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपको निर्देशांक दे रखा है उसके सहायता से अनुपात प्राप्त करना है।
उस अनुपात की सहायता से जो अज्ञात निर्देशांक आपको दे रखा है उसका मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से बच्चों, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत एक परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि एक सर्कल के चारों तरफ अगर समांतर चतुर्भुज बनता है तो वो एक क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल के चारों ओर एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, दिया है ये कोई सर्कल है, ये इसकी त्रिज्या, इसका केंद्र हो गया O। इसके चारों तरफ मैं एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करता हूँ। ये कोई आपका समांतर चतुर्भुज हो गया A B C D। ये क्रमशः E F G H बिंदु पर टच कर रहा है, यानी कि स्पर्श कर रहा है। तो आपको दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। O जो O केंद्र वाले वृत्त के क्या है बच्चों, चारों ओर यानी कि परिगत है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले एक वृत्त के चारों ओर है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो इसकी अब लिखते हैं उपपत्ति। तो आपको पता है बच्चों, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो उसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी कोई सर्कल है, ये सर्कल कोई बिंदु है बाहर, इससे अगर मैं इसके स्पर्श रेखा खींचूं तो इन दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो आपको लिखना है वृत्त के बाह्य स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो उसकी लंबाइयां क्या होती है बच्चों, समान होती है। तो देखो बी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, बी और बी एफ। इसी प्रकार से ए से भी जा रही है, ए ई और ए एच। इसी प्रकार से डी से डी जी और डी एच, सी से सी जी और सी एफ। तो इनकी लंबाई क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। तो आप लिख सकते हैं अतः बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी एफ, क्योंकि बी से स्पर्श रेखा खींचिए तो कि दोनों की दूरी क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। इसी प्रकार हो जाएगा आपका ए ई बराबर ए एच, ए ई बराबर ए एच। इसी प्रकार से हो जाएगा आपका सी जी बराबर सी एफ, और इसी प्रकार से हो जाएगा डी जी बराबर डी एच। ये आपके समीकरण 1 2 3 4 आपको प्राप्त हो चुकी है। अब क्या करना है, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 करने पर इनको जोड़ते हैं अगर, तो यह आएगा आपके पास बी ई प्लस ए ई प्लस सी जी प्लस डी जी बराबर बी एफ प्लस ए एच प्लस सी एफ प्लस डी एच। अब देखो बी और ए ई, बी और ए मिलकर क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो ये तो बन गया ए बी प्लस ये बन गया सी डी बराबर ये बन गया इसी प्रकार से ए सी और बी डी, सॉरी ए डी और ए एच और डी एच बराबर बन गया आपके पास ए डी, और बी एफ और सी एफ बराबर बन गया आपके पास बी सी। यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर 5। तो आपको क्या दे रखा है, दिया गया चतुर्भुज एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है।
दिया गया चतुर्भुज ए क्या है बच्चों? समांतर चतुर्भुज है। अतः आपको पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ए बी के सामने कौन है? सी डी है, तो ए बी बराबर सी डी होगा और बी सी बराबर ए डी होगा, यानी कि ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी है। तो अब अगर मैं इसमें ए बी बराबर सी डी दे रखा है और बी सी बराबर ए डी दे रखा है, तो अगर मान मैं यहाँ रखता हूँ सी डी बराबर अगर ए बी रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए बी बराबर, और समीकरण इसमें अगर मैं ए डी की जगह बी सी रखता हूँ तो ये बी सी प्लस पीछे वाला बी सी, ये हो गया 2ab बराबर 2bc। ये आ जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल, तो ab बराबर bc। इसी प्रकार आपके पास आ जाएगा ab बराबर bc आ चुका है, तो इसी प्रकार आके ad बराबर b cd भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो AB बराबर CD भी है और AB बराबर BC भी है और यहाँ BC बराबर AD है। इसी प्रकार से क्या हो रहा है? चारों भुजाएं आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसलिए दिया गया चतुर्भुज ABCD ए क्या है बच्चों? सम चतुर्भुज है। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले स्पर्श रेखाओं की मदद लेनी है, उसके आधार पर इसको सिद्ध करना है कि दिया गया चतुर्भुज क्या है? एक सम चतुर्भुज है। इसका अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। इसको भी उसी प्रश्न के तरह हल करना है। सबसे पहले क्या करना है? आपको एक सर्कल बनाना है। इसका केंद्र ये मान लिया O है। इसके परिगत एक चतुर्भुज बनाना है, तो आपको एक चतुर्भुज बना देते हैं। ये मान लिया P Q R S, और कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि चतुर्भुज अगर सर्कल के चारों ओर बना रहे हैं तो स्पर्श तो करेगा वो। तो इसको मान लिया मैंने M बिंदु, ये N मान लिया, ये L मान लिया, ये T मान लिया। तो सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, देखो इन बिंदुओं अगर मैं विकर्ण खींचता हूँ तो ये विकर्ण कहाँ से गुजरेगा? केंद्र से गुजरेगा। इसका भी विकर्ण इसके केंद्र से गुजरेगा। इन स्पर्श रेखाओं को अगर मिलाते हैं तो ये इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होगी। तो आपको सिद्ध करना है, अगर आमने सामने के कोण क्या होते हैं बच्चों? समपूरक होते हैं। ये इसका केंद्र O मान लिया मैंने, तो ये हो जाएगा कोण POQ प्लस कोण SOR या फिर ROS। SOR बराबर 180 डिग्री। समपूरक कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री। इसी प्रकार से कोण SOP प्लस कोण ROQ बराबर 180 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबको मिला दिया। इसको मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। अब उपपत्ति आपको लिखनी है, उपपत्ति। और आपको पता है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है।
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, समान कोण अंतरित करती है। जब ये समान कोण बनाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब Q बिंदु से अपने स्पर्श रेखा खींची M और L तो 2 और 3 बराबर होंगे, अतः कोण 2 बराबर कोण 3। इसी प्रकार से क्या होगा, कोण 4 बराबर कोण 5। इसी प्रकार से 6 बराबर 7 होगा, 6 बराबर कोण 7। और इसी प्रकार होगा कोण 8 बराबर कोण 1। और आपको पता है अगर एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, 360 डिग्री का कोण। चूंकि हम जानते, क्या जानते हैं बच्चों, कि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री। अब आपको उसने पूछा है 1 और 2, 5 और 6 बराबर आने चाहिए, तो इसका मतलब सभी मान को अपन 1 और 2 और 5 और 6 में रिप्लेस कर देंगे, या फिर 3, 4 और 7, 8 में आपको रिप्लेस करना है। तो अगर 1 और 2 की जरूरत पड़ेगी तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस आपने यहाँ पढ़ा है 3 बराबर 2 पढ़ा है तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 बराबर आपने पढ़ा है 5 तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस कोण 5 प्लस 6 की जगह आपको 6 की जरूरत पड़ने वाली है, कोण 6 प्लस 7 बराबर आपने 6 पढ़ा है तो कोण 6 प्लस कोण 8 बराबर पढ़ा है आपने 1, 360 डिग्री। तो देखो 1 2 बार है, 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण 1 प्लस कोण 2 कॉमन ले लिया 2, और 5 भी 2 बार है तो 2 कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, ये 2 कॉमन आ गया 360। 2 को भेज दिया, गुणा का जाएगा भाग में, तो कोण 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 बराबर आ जाएगा 360/2 बराबर 180 डिग्री। अब देखो 1 और 2 मिलकर क्या है, इस त्रिभुज में कोण 1 और 2 पी ओ क्यू के बराबर है, 5 और 6 एस ओ आर के बराबर है। तो यह आ जाएगा कोण पी ओ क्यू प्लस 5 और 6 कोण एस ओ आर बराबर 180 डिग्री। और यही आपको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो आप, चूँकि कोण पी ओ क्यू बराबर कोण 1 प्लस 2 कोण एस ओ आर बराबर कोण 5 प्लस कोण 6। यहाँ आप ब्रैकेट में रेफरेंस दे सकते हो। तो इसी प्रकार आपका हो जाएगा कोण एस ओ पी प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर भी 180 डिग्री। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी कि वृत्त के चारों ओर बने एक चतुर्भुज, जिनकी भुजाएं अगर विकर्ण आमने सामने जो क्रॉस करते हैं तो वो एक समपूरक कोण अंतरित करते हैं। तो ये 180 का मतलब क्या आ गया, समपूरक आ गया। ये आपका प्रश्न पत्र का खंड जो सी था वो समाप्त हो चुका है। इसमें सभी प्रश्न 3 अंक के थे। अब अगला खंड देखते हैं बच्चों। यह है सेक्शन डी। इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 4 अंक का भी है, 4 ही अंक का है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेप जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में दे रखा है, जो कि वर्गीकृत बारंबारता के रूप में है। बारंबारता दे रखी है, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधा सीधा क्या ज्ञात करना है,
बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका हल देखते हैं। तो आपको पता है बच्चों, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो देखो सबसे अधिक बारंबारता है यहाँ पर 61। तो यह लिखना है आपको, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है बच्चों, 61 है। इसके संगत वर्ग अंतराल कितना दे रखा है आपको, 60 से 80 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग हो गया आपका 60 से 80। तो सबसे पहले आपको अधिकतम बारंबारता चेक करनी है, उसके समक्ष जो भी वर्ग आ रहा है उसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। इस आधार पर इसका मान निकालते हैं। तो बहुलक का सूत्र होता है, आपको पता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मतलब क्या होगा बच्चों, निम्न सीमा। L बराबर निम्न सीमा यानी कि 60। F1 बराबर जो आपको बारंबारता दे रखी है 61। F0 बराबर इसके पूर्व वाली बारंबारता 52 है। F2 बराबर इसके बाद वाली बारंबारता आपकी जो 38 है। और H का मतलब क्या है बच्चों, सूत्र में वर्ग अंतराल कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। 60 से 80 का मतलब 20 का गैप आ रहा है, सॉरी। तो H बराबर आपका आ जाएगा 20। अब इसमें अगर मान रखते हैं अपन, यह आ जाएगा L का मतलब 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस F2 का मतलब कितना है बच्चों, 38 है, इंटू H। इसको अगर हल करते हैं तो ये आएगा आपके पास 60 प्लस 61 में से 52 गया बच्चों, तो ये बचेगा 9। ये आएगा 122 माइनस 52 और माइनस का 38, 52 माइनस 38 इंटू H का मतलब कितना है, 20 है। तो ये आ गया 20। इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 60 प्लस 9 बटे 122 में से 52 और 38 माइनस करेंगे तो ये बचेगा बच्चों 32 के बराबर, और गुणा चल रहा है आपका 20। तो बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 60 प्लस 9 इंटू 2 20 करेंगे तो 180 बटा 32। तो यह आ जाएगा 60 प्लस 180 में अगर 32 को भाजित करेंगे तो यह आएगा 5.625। तो बहुलक आ गया आपका पास 60 प्लस 5 65.625। बहुलक कितना आ गया बच्चों, 65.625। आपको ये पूछा था कि उपकरणों के बहुलक जीवनकाल, तो बहुलक जीवनकाल कितना आ गया आपका पास 65.625 यानी कि 62। और इसका मात्रक क्या है बच्चों, मात्रक है घंटे, क्योंकि आंसर घंटे में दे रखा है क्वेश्चन। इसका अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, F का मान ज्ञात करना है। माध्य जेब खर्च दे रखा है बच्चों 18, तो इसका वर्ग अंतराल दे रखा है। ये आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों की संख्या दे रखी है, यानी कि F दे रखा है। अब क्या करते हैं, X का मान निकालते हैं। इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। उसके लिए क्या करते हैं, बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं। तो 11 और 23 24 होता है, 24 बटे 2 करेंगे तो 12। इसी प्रकार से 28, तो 14 16 18 20 22 और यह आएगा बच्चों 24। तो वर्ग चिन्ह कितना आ गया आपके पास, 12 14 16 18 20 22 और 24। जब भी आपको वर्ग अंतराल दे रखा हो तो इस सूत्र को आप सवाल को जो कल्पित माध्य की सहायता से करते हैं
तो आसान होता है। तो मैंने मान लिया a बराबर कोई मध्य मान मान लो बीच वाला, तो 18 मान लिया। तो d बराबर अगला कॉलम क्या आएगा, d बराबर x माइनस ए, यानी कि x माइनस 18 करना है आपको। तो ये कॉलम बन गया। इसके बाद में ये वाला कॉलम आ जाएगा। तो देखो 12 में से 18 गया, कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 6। इसी प्रकार आगे करेंगे तो माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2, 4, 6। अब क्या करना है, एफ और डी का गुणा करना है, एफ डी। तो 7 इंटू 6 करेंगे, 7 छंग 42 माइनस का। इसी प्रकार 6 इंटू माइनस का 4 करेंगे, तो 6 चौक माइनस का 24। इसी प्रकार 9 इंटू 2 माइनस का 18, 13 इंटू 0 0। एक का मान इस आधार पर सेलेक्ट कर दें कि कौन से वर्ग की बारंबारता अधिकारी है, ताकि गुणा करने पर अपन को 0 प्राप्त हो जाए। f इंटू 2 करेंगे तो 2f। इसी प्रकार 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, और 4 इंटू 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 24। और आपको सूत्र में 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है कल्पित माध्य में। कल्पित माध्य आपको पता है x बार समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इनको जोड़ते हैं, 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस एफ प्लस 5 प्लस 4 अगर ऐड करते हैं तो यह आएगा सिग्मा एफ बराबर एफ प्लस 44। कितना आएगा बच्चों, एफ प्लस 44। और एक मान की जरूरत पड़ेगी आपको इसकी, सिग्मा एफ डी बराबर, देखो माइनस के 42, 24 और माइनस के 18 है, 0 प्लस के 2f 20 और 24 है। तो इसका मान अगर निकालते तो यह आएगा बच्चों 2f माइनस 40। अब इस सूत्र की सहायता से आपको क्या करना है, f को ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और x बार का मान आपको उस क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 18 दे रखा है प्रत्येक बच्चे का जेब खर्च। तो ये आ जाएगा 18 बराबर a का मान अपन ने 18 माना है, तो 18 प्लस सिग्मा एफ डी का मतलब 2f माइनस 40 बटे इसका योग आया f प्लस 44, f प्लस 44। इसको अगर हल करते हैं तो 18 में से 18 गया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो इसका पक्षांतर इधर किया, ये आ गया 18 माइनस 18 बराबर ये 2f माइनस 40 बटे f प्लस 44। तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब इसको आगे लिख सकते हैं इधर, 0 बराबर 2f माइनस 40 बटे f प्लस 44। अगर वज्र गुणा करेंगे ये क्या आ जाएगा बच्चों, 0 बराबर 2f माइनस 40, माइनस 40 को इधर लाए, ये हो जाएगा 2f बराबर प्लस के 40। तो f बराबर 40 बटे 2 बराबर 20। f का मान कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करना है आपको, सबसे पहले कल्पित माध्य की सहायता से एफ डी ज्ञात करना है, कल्पित माध्य का सूत्र लगाना है। सूत्र में आपको x बार यानी कि माध्य दे रखा है 18, और कल्पित माध्य अपन ने कितना माना है, 18 माना है। किस आधार पर माना है, तो जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है उस वर्ग के समकक्ष वर्ग चिन्ह को क्या मानते हैं, कल्पित माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। क्योंकि आपको सब x और f को गुणा करना रहता है, तो गुणा करने में आपको 0 प्राप्त हो जाए, ताकि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहे। तो कल्पित माध्य की सहायता से आपने फाइंड कर लिया, f का मान कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है बच्चों, 365 है। तो मान लिया अपन ने माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, क्रमागत है तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार आपको दे रखा है, प्रश्न
अनुसार आपको क्या दे रखा है, इनके वर्गों का योग जो है, वर्ग का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 365। इस आधार पर इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये बन गया आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। एक्स और एक्स कितना हो गया बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर आया प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर क्या बन गया 0। ये एक बन गई आपकी द्विघात समीकरण। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से प्लस का 1 गया तो 364 बराबर 0। अब देखो पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो या तो 2 कॉमन ले लेंगे या फिर 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने पर यह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 में 2 का भाग दिया तो 1 8 दूनी 16 182 बराबर 0। अब देखो इस सवाल को आपको द्विघात समीकरण है, इसको चाहो तो गुणनखंड विधि से या फिर पूर्ण वर्ग बनाकर या फिर श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकते हो। तो आपको पता है जब इस प्रकार का सवाल हो तो क्या करते हैं, पहला इंटू तीसरा बराबर दूसरे के टुकड़े। तो पहला एक्स स्क्वायर है, तीसरा माइनस 182 है। तो आपको एक्स ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पे कितना है, माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आए। तो सबसे पहले आपको 182 के अगर गुणनखंड करते हैं, किसके, 182 के, तो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार बच्चों, 9 एक बार, 7 13 13 1। तो देखो जो गुणनखंड होने वाले x के वो किस अनुपात में होने वाले, 2 7 13 के अनुपात में। अब देखो 2 × 7 करेंगे तो 14, 14 और 13 को अगर आपस में गुणा करते तो कितना आता है, 182 आता है। और जोड़ने घटाने पे या तो जोड़ेंगे तो 23 आएगा, सॉरी 27 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इस आधार पर इनके गुणनखंड संभव हो रहे हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो प्लस का क्या चाहिए आपको, x चाहिए, तो बड़ी संख्या किसकी आनी चाहिए, प्लस की x 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 माइनस का यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ भी, दोनों जगह कॉमन आ गया, ये बच गया x माइनस 13 बराबर 0। और आपको पता है जब दो संख्याओं का गुणा अगर 0 आ रहा है तो दोनों का मान 0 के बराबर रखते हैं। x प्लस 14 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 13 बराबर 0 होगा। तो यह आ गया x बराबर माइनस का 14 और यह आ जाएगा x बराबर 13। ये मान संभव नहीं है क्योंकि उसने दे रखा है पूर्णांक क्या है बच्चों, धनात्मक है, तो ये मान संभव नहीं है। तो x का मान क्या आएगा, 13 आएगा। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना है बच्चों, 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 14। तो 13 और 14 दोनों धनात्मक पूर्णांक आपको प्राप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी अथवा में, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी है, तो जो दुगनी है उसके छोटे वाले को पहले मानते हैं। तो माना आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर क्या है बच्चों, x मीटर, तो लंबाई हो जाएगी उसकी 2x मीटर। उसने दे रखा है लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुनी है, और क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार क्षेत्रफल उसने दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल होता है आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हो जाएगा x इंटू
2x बराबर 800। यह आ गया 2x² बराबर 800। तो x² बराबर 2 का भाग लगाया तो आ गया 400। तो x बराबर √400। और रूट अगर सोल्व करते हैं तो आपको पता है प्लस माइनस आता है। तो x बराबर आ जाएगा ±20। कितना आ गया बच्चों? +-20 प्राप्त हो गया। तो क्या करेंगे? -20 को छोड़ देंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमेशा धनात्मक होती है। अतः x बराबर कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। तो बगिया बनाना क्या है बच्चों? संभव है। अतः इस प्रकार की आयताकार बगिया बनाना क्या है बच्चों? संभव है। और संभव है तो उसकी माप बतानी है। तो सबसे पहले चौड़ाई बराबर आपको पता है, चौड़ाई किसके बराबर? x के बराबर है। तो यह आ गया x का मान 20 मीटर। लंबाई आपको पता है 2x के बराबर है, तो 2 × 20 किया तो यह आ गया 40 मीटर। तो उसकी आयताकार बगिया की माप क्या आ गई? एक की तो आ गई 20 मीटर चौड़ाई और लंबाई आ गई 40 मीटर। इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि sin a - 2 sin क्यूब a बटा 2 cos क्यूब a - cos a बराबर tan थीटा लाना है, यानी tan a लाना है। तो सबसे पहले आपको LHS लेके चलना है। और देखो LHS में क्या दे रखा है? sin a - 2 sin क्यूब बटे में cos क्यूब माइनस कोस। तो दोनों जगह पर यहाँ साइन कॉमन आ रहा है या कोस कॉमन आ रहा है, तो ऊपर मैंने कॉमन ले लिया sin a। यहाँ बच गया 1 - 2 sin स्क्वायर a। पहले क्यूब था, एक निकल चुका है तो स्क्वायर बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया cos a। यह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a - 1। अब देखो साइन बटा कोस बराबर tan है, तो tan तो आपका आ चुका है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये आपकी कैंसिल होने वाली है, यानी कि कटने वाली है। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास साइन a बटा साइन a। अब देखो आपने पढ़ रखा है, चूंकि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो या तो आप उस साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो या फिर कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर a बराबर 1 - कोस स्क्वायर a। तो साइन की जगह मैं क्या रखता हूँ बच्चों? कोस स्क्वायर रखता हूँ। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर की जगह 1 - कोस स्क्वायर a बटा ये आ रहा है कोस a ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर a - 1। अब इसको अगर हल करते हैं तो ये तो ऊपर साइन a ब्रैकेट 1 माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2 माइनस और प्लस के क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस का 2 कोस स्क्वायर a बटे कोस a, ये 2 कोस स्क्वायर -1। अब स्क्वायर करते हैं, ये आ गया आपके पास साइन a माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो क्या बचेगा बच्चों? माइनस का 1 बचेगा। और प्लस का 2 कोस स्क्वायर a मैंने आगे लिख लिया, माइनस का 1 बचा जो पीछे लिख लिया। ये कोस a और ये 2 कोस स्क्वायर -1 पहले से चल रहा है। इससे ये क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो चुका है। तो आपके पास आ गया साइन a बटा कोस a। और साइन बटा कोस क्या होता है बच्चों? tan। तो tan a। ये आपके पास क्या आ गया? RHS। तो आप LHS लेके चले और आपने क्या प्राप्त कर लिया? RHS, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ चुका है। ये आपका सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, कोस a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा कोस a बराबर लाना है आपको 2 सेक a। क्या लाना है बच्चों? 2 सेक a लाना है। तो इसको भी हल करते हैं। अगला प्रश्न है कोस a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा कोस a बराबर 2 सेक a लाना है। तो
सबसे पहले LHS लेके चलते हैं और RHS वाम पक्ष लेके चलते हैं, दाया पक्ष लाते हैं। तो देखो बटे में जो आ रहा है उसको क्या लेते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं। ये आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, जिसका एलसीएम लिया उसको भाग देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, कोस ए। कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर ए प्लस, इसी प्रकार कोस ए का इसमें भाग देंगे तो कोस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, इसका गुणा ऊपर से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एक और एक दो बार हो गया, दो बार गुणा किया तो स्क्वायर आ चुका है। अब स्क्वायर करते हैं, ये आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस ये बन गया आपके पास क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटा है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए चल रहा है। अब देखो आपने पढ़ रखा है चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर एक बराबर कितना होता है बच्चों, एक होता है। तो साइन स्क्वायर आ रहा है यहाँ, कोस स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा। तो मैं इन दोनों के स्थान में 1, ये 1 चल रहा है और ये 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 2, और ये आ गया 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो यहाँ से 2 और 2 समान है तो 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या ले लिया बच्चों, 2 तो कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो आपके पास बच गया 2 बटे कोस ए। और आपको पता है जब बटे में कोस आता है तो बटा कोस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। तो 2 की जगह 2 और ये बटे में कोस है, कोस को ऊपर लेके तो उल्टा क्या आ जाएगा, सेक है। तो आप LHS लेके चले और आपके क्या आ गया RHS, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से जो है आज जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का बोर्ड की साइट पर जो मॉडल पेपर दे रखा है उसे पूरा हल कर लिया है और किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया है। तो एक बार और देखते हैं। देखो त्रिकोणमिति से एक तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आया है, ये चैप्टर नंबर 4 से आया है। इसी प्रकार से ये आपका बारंबारता वाला चैप्टर से आया है। ये क्वेश्चन आपका जो त्रिभुज वाला चैप्टर दे रखा है, सॉरी वृत्त वाला सर्कल वाला, उसमें से पूछा गया है। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन 18 नंबर। इसी प्रकार 17 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये समांतर श्रेणी का है। ये क्वेश्चन 16 नंबर आपका दे रखा है, ये भी बारंबारता वाले चैप्टर का है, सांख्यिकी का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सांख्यिकी का है, ये प्रायिकता वाले चैप्टर से है। 15 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है। ये आपका जो आयतन वाला चैप्टर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 उसका है। 12 त्रिज्यखंड वाला चैप्टर है उसका है। इस प्रकार से हर चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही सिंपल प्रकार के क्वेश्चन है, तो आपको इसमें बहुत मदद मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।